हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 4 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 4 है क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, फलाना सब मिल जाएगा। आप वहाँ जाके प्लीज़ यार फॉलो कर दीजिएगा। ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा, हम तो दे ही रहे हैं, आशीर्वाद की बात हो रही है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है सर? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेसिकली मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक में चेंजेस लाना। अब यहाँ पर एक पॉलिसी की बात हो रही है जो कह रही है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क टू कंबाइन द एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर की वीडियो गलती से देखी है तो आप जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर चलाते हैं। और इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी चला रहा था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात होती है। हाउएवर, ओवर द ईयर policy pursued towards controlling and regulating the economy started hampering the process of growth and development। जब इन पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था, कुछ साल बाद वहां दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई। द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी अल्टीमेटली लीड टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनफोल्डिंग अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इनएफिशिएंसी आने लगी मैनेजमेंट में, उसकी वजह से एक नई पॉलिसी एडॉप्ट करनी पड़ी, बनानी पड़ी, जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। Economic reform refers to a set of economic policy directed to accelerate the pace of growth and development। Economic reforms का मतलब है जो पॉलिसी इसलिए लाई जा रही है ताकि हमारे देश की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसे एक्सेलरेट करा जाए, बढ़ा जाए। ऐसे। It was in the year 1991 that the government of India launched new economic policy, unfolding a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 90s. Three broad components of NEP are: 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी ताकि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, बेकार थी, उसे बढ़ाया जाए। और उसमें 3 कंपोनेंट्स थे। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, एल, इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, एल फॉर द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये एल यहाँ पर लिबरलाइजेशन के लिए है, नालायकों, कहीं और मत ध्यान देना। तो जो लिबरलाइजेशन था इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, जो फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, यानी लिबरलाइजेशन आया लाइसेंस के लिए, किस में? इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए। प्राइवेटाइजेशन आया इंडस्ट्रीज में कोटाज वगैरह के लिए। और पॉलिसी आई ग्लोबलाइजेशन की, परमिट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, यानी कि एलपीजी वॉज सेट टू रिप्लेस एलक्यूपी इन 1991। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को सेटअप किया गया था 1991 में, वो एक तरीके से रिप्लेस कर रहा था लाइसेंसिंग, कोटास और परमिट को। अब क्या था वो ध्यान देंगे। यहाँ आपको 2 ब्रॉडली क्लासिफाइड दे रखा है। स्टेबलाइजेशन मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर एम एट करेक्टिंग द डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। स्टेबलाइजेशन मेजर होते हैं जो कम समय के मेजर्स होते हैं, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट होता है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, बीओपी, यानी कि हमारे इंडिया से बाहर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके बारे में। और डेफिशिएट जब होता है जब इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चरल और शॉर्ट टर्म के लिए स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की बात करी जा रही है सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? सबसे पहले लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था डायरेक्टली या कुछ फिजिकल कंट्रोल था, जहां पे जो इंडस्ट्री थी उन्हें कुछ परमिट नहीं थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए जाते थे, अब उनको खत्म किया गया। Though a few liberalization measures were introduced in 1980 in area of industrial licenses, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy, and foreign investment reform policy initiated in 1991 were more comprehensive.
पहले 1980 में भी ऐसा हुआ था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस में कुछ कमी कही गई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, टेक्नोलॉजी में, फिस्कल पॉलिसी में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, लेकिन 1991 में और किया गया। क्या किया गया? 1991 में गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑन प्राइवेट एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। दीज इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम, प्राइस कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, import license, foreign exchange control, restriction on investment by big business houses। 1991 से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कंट्रोल लगा रखे थे प्राइवेट एंटरप्राइज पे, अगर वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जैसे लाइसेंस लेना, प्राइस को कंट्रोल में रखना, फाइनेंशियल कंट्रोल रखना गुड्स के ऊपर, लाइसेंस लेना इंपोर्ट के लिए, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। अब इसको कम किया गया। It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these control। इन कंट्रोल की वजह से, कंट्रोल मजनू कंट्रोल वाला, इन कंट्रोल की वजह से गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। These control had given rise to corruption, undue delays and efficiency। इन कंट्रोल की वजह से करप्शन बढ़ रहा था, अनड्यू डिलेज बढ़ रहे थे, जो पेमेंट नहीं आता था, इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट थी जो जीडीपी की वो कम होती जा रही थी, और इकोनॉमी सिस्टम भी हाई कॉस्ट पर पहुंच गया। इन अ व्यू ऑफ दिस फैक्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसीडर्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ एनईपी। इन सब को ध्यान में रखते हुए लिबरलाइजेशन एक बहुत ही मेन फैक्टर था एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। ग्रेटर लाइन्स वॉज टू बी प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेज रेदर देन चेक्स एंड कंट्रोल। जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थे वो मार्केट फोर्स पर डिपेंड थे, रेदर चेक एंड कंट्रोल्स पर। एग्जाम्पल, डेवलपिंग कंट्री कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर। कोरिया का ठीक है, सिंगापुर का ठीक है, लेकिन थाईलैंड डेवलपिंग कंट्री अलग ही चलती है। बच्चे जानते होंगे थाईलैंड में क्या होता है, नालायकों, गलत बात है, गलत सोच नहीं आएगी माइंड में। इन्होंने अपनी जो ग्रोथ है, अरे थाईलैंड में ग्रोथ तो कैसे हो रही सबको मालूम है, चलो बात की बात है। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलपिंग कंट्री है, इन्होंने लिबरलाइजेशन की वजह से ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है सर? वर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट मार्केट फोर्स वुड ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड्स द पाथ ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से रिफॉर्म्स हुए वो देखेंगे। सबसे पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन वर्चुअली इम्प्लाइड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ इट हैपन। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो गवर्नमेंट के द्वारा हटाए गए। कैसे कैसे उनके ध्यान देते हैं। सबसे पहला है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। इट एबोलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्री। 1991 जुलाई में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसमें जो लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर, लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल, इनके अलावा जो इंडस्ट्री आप बना रहे हो उनके लिए आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी उन्हें कम किया गया। Under the new industrial policy, number of industry reserved for public sector was reduced from 70 to 8। पहले 17 इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर में, अब 8 हो गई थी। In 2010-11 the number of these industry was reduced merely to 3। 2010 से 11 में ये 8 की संख्या 3 पे आ गई, जिसमें एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज और डिफेंस इक्विपमेंट थे। Dereservation of production area, many production area which earlier were reserved for SSI। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बहुत सारे जो प्रोडक्शन एरिया थे वो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखते थे, उनको डी रिजर्व किया गया। फोर्सेज ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मार्केट की फोर्सेज थी, मार्केट की जो डिमांड थी वो बताती थी किस चीज़ की डिमांड आ सकती है या आने वाली है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। Earlier production capacity was linked with licensing. Now freedom from licensing implied freedom from capacity constraint. What to produce and how much to produce was now a matter of producer choice depending on market condition। पहले अगर आप
ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था और हिस्ट्री में शो होता था। अब लाइसेंस से आपको फ्रीडम मिल गया तो आप जितना चाहो जो चाहो वो प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, लिबरलाइजेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। अब आप बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते थे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिससे हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। अपनी तकनीक को अपग्रेड करने के लिए आप बाहर से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते थे। अब आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी गवर्नमेंट से कि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट में एंटर होना चाह रहे हो इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये था लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्री रिफॉर्म्स। अगला पार्ट है लिबरलाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।